तो लेट्स कंटिन्यू विद प्रोबेबिलिटी एंड जो इसका टॉपिक है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट एक्चुअली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या चीज है कि बेसिकली एक पर्टिकुलर चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो अब अगर उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बहुत सारे तरीकों से होने की प्रोबेबिलिटी का सम करना पड़ता है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो एक एग्जांपल लेके चलता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलता हूं एंड एग्जांपल के साथ साथ यू नो इसका जो थ्योरी है वो भी मैं साथ में बताता हूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखिएगा जरा। ठीक है, क्वेश्चन है कि इन अ फैक्ट्री, ठीक है, मशीन्स A, B and C manufacture 25%, 35% and 40% of total रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टोटल जो भी प्रोडक्ट वहां पे तैयार होता है, ए मशीन जो है उसका 25% बनाती है टोटल का, बी मशीन 35% बनाती है, सी मशीन जो है वो 40% बनाती है उस टोटल का। ठीक है, ऑफ देयर आउटपुट्स, ठीक है, ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 and 2% are respectively defective, are respectively defective products। ठीक है, तो ए मशीन ने जितने भी बनाए उसके अंदर से 5% जो हैं वो डिफेक्टिव होंगे, बी मशीन ने जितने भी बनाए राइट टोटल के उसके अंदर के 4% जो हैं वो डिफेक्टिव होंगे, एंड सी ने जितने भी बनाए टोटल के तो उसके अंदर के 2% जो हैं वो डिफेक्टिव होंगे। सी मशीन जितने भी बना रही है उसके 2% डिफेक्टिव होंगे, टोटल के नहीं, सी मशीन ने जितने बनाए उसके 2% डिफेक्टिव होंगे। ठीक है, अ प्रोडक्ट इज drawn at random from the final lot of products। ठीक है, find the probability of it being defective। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमें हमारी जो इस पर्टिकुलर पार्ट की थ्योरी है उसको समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो वो देखो। एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 3 मशीन हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि ए जो है वो टोटल प्रोडक्शन का 25% आउटपुट संभालता है, राइट। बी मशीन जो है ये 35% संभालती है एंड सी मशीन जो है ये 40% संभालती है, टोटल 100% आउटपुट का। अब उसने बोला कि हमारे पास और ये जो 25% है इसका आगे जो भी है जितना भी बनेगा उसका आगे 5% जो है वो डिफेक्टिव होगा, इसका 4% डिफेक्टिव होगा, इसका 2% डिफेक्टिव होगा। मतलब हर मशीन पहली बात तो जो भी पार्ट बना रही है उसका कुछ ना कुछ डिफेक्टिव होगा, कुछ ना कुछ इफेक्टिव होगा, सही होगा, राइट, एंड कुछ ना कुछ डिफेक्टिव होगा ही होगा। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास फाइनल फैक्ट्री का आउटपुट आया जिसके अंदर ए ने बनाए, बी ने बनाए, सी ने बनाए, सबको मिक्स करके डाला गया। अब जो चीज आई राइट वो किसने बनाई है ये नहीं पता हमें, वो ए ने बनाई है, बी ने बनाई है, सी ने बनाई, कुछ नहीं पता हमें, राइट। बस हमें पता है कि यस टोटल इनमें से किसने किसने बनाई है। अब क्योंकि सबके डिफेक्टिव होने के चांसेस अलग अलग हैं और सबके बनाने के भी चांसेस अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली जो चीज जो बन के आई है उसमें से अगर पहली बात तो अगर मैंने कोई चीज उठाई तो मुझे नहीं पता ठीक कि वो एग्जैक्टली किसने बनाई है। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि उसकी 25% चांसेस हैं कि वो ए ने बनाई है, 35% चांसेस हैं कि वो बी ने बनाई है, 40% चांसेस है वो बी ने सी ने बनाई है। एग्जैक्टली किसने बनाई है वी कांट शो, वी कांट बी श्योर। ठीक है ना, तो हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब लेकिन ये चीज है वो क्या बोल रहा है कि क्या चांसेस हैं इसकी, जो चीज हमने उठाई वो डिफेक्टिव होगा, क्योंकि ए के डिफेक्टिव होने के चांसेस अलग हैं, बी की डिफेक्टिव होने के चांसेस अलग हैं, सी की डिफेक्टिव होने के चांसेस अलग हैं। अब ये जो चीज डिफेक्टिव होगी
इसके डिफेक्टिव होने के जो सॉरी इसके डिफेक्टिव होने के जो चांसेस हैं, राइट, अब ये डिफेक्टिव ए के थ्रू भी हो सकता है, ए ने बनाया फिर डिफेक्टिव है, बी ने बनाया फिर डिफेक्टिव है, सी ने बनाया फिर डिफेक्टिव है, तीनों के थ्रू डिफेक्टिव हो सकता है। तो एक चीज के होने के तरीके बहुत सारे हैं, राइट। अगेन मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था टोटल प्रोबेबिलिटी में कि एक पर्टिकुलर चीज के होने के तरीके बहुत सारे हैं, ए के थ्रू भी डिफेक्टिव हो सकता है, बी के थ्रू भी डिफेक्टिव हो सकता है, सी के थ्रू भी डिफेक्टिव हो सकता है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को निकालनी है इसके एक प्रोडक्ट के डिफेक्टिव होने की, तो मेरे को ए को भी कंसीडर करना पड़ेगा, बी को भी करना पड़ेगा, सी को भी करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे उसी चीज के लिए अब इसकी थ्योरी को समझेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो अब इसकी पहले थ्योरी देखते हैं सारी की सारी क्या चीज है, ठीक है। कंसीडर करो कि दिस इज आ सैंपल स्पेस एक्सपेरिमेंट की, ये जो भी एक्सपेरिमेंट है क्वेश्चन के अंदर उसका ये सैंपल स्पेस है टोटल, राइट। अब ये पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को हमने n इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। कौन से इवेंट्स? E1 E2 so on till En, ठीक है। अब ये E1 E2 E3 पहले ना समझ लो क्या चीज है, ठीक है। ये जो E1 E2 so on till En है, ठीक है, ये क्या है? कुछ भी कॉमन आ रहा है? दिस इज E1 दिस इज E2, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इनफैक्ट बाकी सब में भी कॉमन नहीं आ रहा, सारे अलग अलग प्रेजेंट है। तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक। पहली बात तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। उसके बाद इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, सब कुछ मिला के इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, सारा का सारा सैंपल स्पेस कवर हो गया, यानी कि ये एग्जॉस्टिव भी है, राइट। ये सारा का सारा सैंपल स्पेस कवर अप कर रहे हैं। सो बेसिकली ये जो इवेंट्स होते हैं ये कौन से होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स, ठीक है। दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स, ठीक है। अच्छा, दोबारा बता दो जो हमने कनेक्शन चल गया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बाबा, अभी तक मैंने सिर्फ ये चीज बताई है कि ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है, पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को हमने क्या किया है? n इवेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये n इवेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये n इवेंट्स क्या है? पहली बात तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये E1 है एंड ये E2 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, राइट। एंड सो ऑन, ये En है। तो सारे के सारे इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है, यानी कि सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। उसके बाद ये सारे के सारे सबका यूनियन मिला के अगर देखा जाए तो सारे के सारे एलिमेंट्स कवर अप हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स है। तो ये जो E1 से लेके En है ये एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ए ने जो चीजें आउटपुट बनाई, राइट, बी ने जो बनाई, सी ने जो बनाई, राइट, ए ने जो आउटपुट दिया, राइट, ध्यान से देखो ऐसे, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस यानी कि ये टोटल आउटपुट, इसके अंदर ए ने चीजें बनाई, बी ने चीजें बनाई, सी ने चीजें बनाई, राइट। अब जो ए चीजें बना रहा है क्या वो बी बना सकता है? नहीं, म्यूचुअली। तो ए जो प्रोडक्ट आउटपुट देगा, बी जो प्रोडक्ट आउटपुट देगा, सी जो प्रोडक्ट आउटपुट देगा, पहली बात तो ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों? क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि दो मशीनें मिलकर कोई भी प्रोडक्ट तैयार नहीं कर रही है, अलग अलग हो रहा है। ए कुछ बना रहा है, बी कुछ बना रहा है, सी कुछ बना रहा है। और टोटल फैक्ट्री का जो आउटपुट है, राइट, या तो ए बनाएगा या तो बी बनाएगा या तो सी बनाएगा, यानी कि कुछ और खाली ऐसा कोई नहीं है एलिमेंट है जो ना ए बना रहा, ना बी बना रहा, सी बना रहा, कोई और बना रहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि एबीसी मिलके टोटल आउटपुट कवर कर रहे हैं, राइट। इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो यहां पर E1 E2 E3 so on till En लेके जा रहे हैं, वो यहां पे क्या है कि प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे कवर अप कर लिए। अब इसके बाद अगर कोई सी और इवेंट, अब इसके अंदर से अब कोई और इवेंट की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि कोई भी खाली एलिमेंट बचा नहीं है। तो अब कोई भी और इवेंट होगा वो इनके साथ इंटरसेक्शन में ही आएगा, राइट, इसके साथ इंटरसेक्शन में आएगा। अब ये इवेंट ई है, राइट। अब इवेंट ई क्या होगा? इसका कुछ पार्ट E1 के साथ इंटरसेक्शन में होगा, कुछ पार्ट E2 के साथ इंटरसेक्शन में होगा, कुछ E3 के साथ होगा, कुछ En के साथ होगा, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई होगा, ठीक है। अब ये जो ई इवेंट है, देखो ये वाला पार्ट क्या है? ई का इंटरसेक्शन E1 के साथ, ई इंटरसेक्शन E1, ये वाला पार्ट ई इंटरसेक्शन E2, ई इंटरसेक्शन E3, सो टिल ई इंटरसेक्शन En, राइट। तो ये टोटल, अब ध्यान से देखो जरा ये चीज कि ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, राइट, एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है,
एंड सो अनटिल ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये सारे के सारे पार्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, राइट? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ई की क्या हो जाएगी? इन सारे के सारे पार्ट्स का सम, दैट्स इट। इन सारे के सारे पार्ट्स का सम जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई2 so until probability of E intersection En. Now what is this? ये है E के होने के चांसेस थ्रू E1. What is this? E के होने के चांसेस थ्रू E2. So until ये क्या है? E के होने के चांसेस थ्रू En. अब ध्यान से देखो, जैसे अब मैंने एक और इवेंट डिफाइन किया, डिफेक्टिव वाला। अब जो डिफेक्टिव वाला इवेंट है वो या तो ए के थ्रू होगा, या तो बी के थ्रू होगा, या तो सी के थ्रू होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए। देखो ये क्या पार्ट है? ए इंटरसेक्शन डी। तो ये क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन डी मतलब मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड डिफेक्टिव, बी एंड डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड डिफेक्टिव मतलब constructed by A, manufactured by A and defective, manufactured by B and defective, manufactured by C and defective। और ये प्लस का मतलब क्या होता है? ओ, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव जो होगी, राइट, वो इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम आएगा कि either it is manufactured by A and it is defective, or it is manufactured by B and it is defective, either or it is manufactured by C and it is defective। ठीक है, तो ये तीनों का सम आएगा, ठीक। और यहीं पे हमने ये चीज अभी तक डिफाइन की इस तरीके से, ये वाली चीज। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, बिकॉज दिस इज योर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। यही टोटल सर प्रोबेबिलिटी, ये फर्स्ट वाला बता दो ऊपर। टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। क्या चीज बोलो? सर ये वाला जो आपने कॉलम बनाया E1 E2 EN वाला, ये वाला समझ नहीं आया। भाई देखो पता क्या होता है, ठीक है, कि जैसे एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, ये चीजें एग्जांपल से समझ में आएंगी। मान लो मैंने डाई को रोल किया, तो टोटल सैंपल स्पेस में क्या आता है? राइट, 1 2 3 4 5 6, राइट, यही आता है। यस सर। राइट, अब मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ओड इवन, 1 3 5 2 4 6। अब ये जो दो इवेंट्स हैं ओड एंड इवन के, क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? यस सर, एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में कि पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को, जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके सैंपल स्पेस को हम इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक। जो इवेंट्स पहली बात तो आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक, प्लस वो एग्जॉस्टिव होंगे। अब ये सोच कि अगर मैं कोई और इवेंट, इन दोनों के अलावा कोई और इवेंट डिफाइन करूंगा, लेट्स से सी इवेंट। अब इवेंट क्या होता है भाई? सैंपल स्पेस के एलिमेंट से बनता है इवेंट, हाँ ना? तो उसके अंदर भी जो एलिमेंट्स आएंगे, राइट, वो यार 1 2 3 4 5 6 में से आएंगे, हाँ ना? अब क्योंकि यस सर। 4 5 6 ऑलरेडी किसी ना किसी इवेंट में आ चुके हैं, ओ में, ई में, राइट। अब अगर इसके अंदर भी आ रहे हैं तो वो कॉमन पार्ट बन जाएगा सी के साथ। लेट से मैंने अभी पी इवेंट डिफाइन किया प्राइम नंबर्स का, क्या होता है? 2 3 एंड 5, हाँ ना? यस सर। तो ये बन जाएगा इवेंट वो। अब प्राइम नंबर, अब क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने सैंपल स्पेस को दो इवेंट्स में डिफाइन कर दिया, ओड एंड इवन। अब अगर मेरे को देखना है कि प्राइम नंबर आया या नहीं आया, अब प्राइम नंबर या तो ओड के थ्रू आ सकता है या तो इवन के थ्रू आ सकता है, हाँ या ना? यस सर। राइट, अब प्राइम नंबर जो आएगा तो प्राइम नंबर की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्राइम नंबर की टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बीइंग ओड एंड प्राइम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बीइंग इवन एंड प्राइम। ठीक है, ये क्या है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? ये प्राइम भी है एंड ओड भी है, ये वाला पार्ट क्या है? इवन भी है एंड प्राइम भी है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम आएगा, तो वही चीज को हमने लिख दी, बात खत्म। तो प्राइम नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत सारे तरीकों से आ सकता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज उन सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम। ये है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। वही चीज इधर की कि देखो, सबसे पहले हमने पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को, राइट, पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को हमने n इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को n इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद
हमने ये बोला कि अगर कोई और इवेंट हुआ ई, अब वो या तो E1 के थ्रू होगा, या तो E2 के थ्रू होगा, सॉन्टली या तो EN के थ्रू होगा, राइट। अब इवेंट ई के होने के चांसेस क्या है कि इवेंट ई हैपनिंग थ्रू E1, थ्रू E2 और थ्रू EN, इन सबका सम, राइट। जैसे अगेन इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, जो भी टोटल फैक्ट्री में आउटपुट आ रहा है, या तो वो मशीन ए बना रही है, या तो बी बना रही है, या तो सी बना रही है। अब मशीन ए भी कुछ ना कुछ डिफेक्टिव बना रही है, बी भी कुछ ना कुछ डिफेक्टिव बना रही है, सी भी कुछ ना कुछ डिफेक्टिव बना रही है। यस सर। अब अगर ओवरऑल में से मैंने एक चीज चूज की, प्रोडक्ट चूज किया फाइनल लॉट में से, तो मेरे को देखना है कि वो डिफेक्टिव है या नहीं है। तो ऑब्वियसली वो डिफेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ए ने बनाया या बी ने बनाया या सी ने बनाया, क्योंकि सबके डिफेक्टिव होने के चांसेस अलग अलग हैं, राइट। तो हम एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते। अब हम क्या बोलेंगे कि डिफेक्टिव हो वो अगर है तो वो ए के थ्रू भी हो सकता है, बी मतलब ए ने बनाया तो डिफेक्टिव, बी ने बनाया तो डिफेक्टिव, सी ने बनाया तो डिफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पूरे सैंपल स्पेस को एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हमने ये बोला कि डिफेक्टिव वो ए के थ्रू भी हो सकता है, बी के थ्रू भी हो सकता है, सी के थ्रू भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव इज प्रोबेबिलिटी इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड डिफेक्टिव, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड डिफेक्टिव, और प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सी एंड डिफेक्टिव। बात समझे? सर उसने क्वेश्चन में सिर्फ डिफेक्टिव का पूछा, आपने वो इफेक्टिव का क्यों बनाया है? डिफेक्टिव डिफेक्टिव इफेक्टिव नहीं, डिफेक्टिव, ये डी है। नहीं, आपने इफेक्टिव का भी बनाया ना? नहीं नहीं, डिफेक्टिव का बनाया, इफेक्टिव का नहीं बनाया। डी डी स्टार्टिंग विद डी, कोई इफेक्टिव का नहीं बनाया। ओके सर, ठीक है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे लगेगी अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या आ जाएगा जी? याद है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? ठीक है, प्रोबेबिलिटी यस सर। ए एंड बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। याद आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन ए हैज हैपेंड, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन बी हैज हैपेंड, plus probability of C into probability of defective given C has sorry defective given C has happened। अब देखो इस चीज का मतलब क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है A ने बनाया, तो A कितने परसेंटेज बना रहा है? 25%। तो A के थ्रू मैन्युफैक्चर होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 25% है ना, तो परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी 25/100। 1/4 आ गई, 25/100 ही लेके जाओ। प्लस अब क्या प्रोबेबिलिटी है उसका डिफेक्टिव होने की, गिवन दैट वो ए ने बनाया है। तो गिवन दैट अगर ए ने वो बनाया है तो उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की? 5%। हाँ या ना? यस सर। राइट, तो इधर आ जाएगा 5 सॉरी मल्टीप्लाई 5/100 प्लस क्या प्रोबेबिलिटी है किसी भी प्रोडक्ट को बी ने बनाया हो, दैट इज परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दो 35/100। अब क्या प्रोबेबिलिटी है वो डिफेक्टिव होने की? अगर वो बी ने बनाया है तो बी ने बनाया तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 4%, चांसेस 4%, दैट इज 4/100 प्लस क्या प्रोबेबिलिटी है सी ने बनाया, दैट इज 40/100। अब क्या चांसेस है सी ने बनाया और वो डिफेक्टिव है, दैट इज 2%। तो क्या आ जाएगा इधर? 2/100। तो दिस इज द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग डिफेक्टिव। तो क्या आ जाएगा? 25 into 5 125 प्लस 35 into 4 140 प्लस 40 into 2 80 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 100 into 100 10,000। तो ये कितना आ गया? 125 और ये चला गया 220, तो दैट इज 345। तो 345 बाय 10,000, तो दैट इज 0.0345। और परसेंटेज अगर देखी जाए 3.45% आर द चांसेस कि वो डिफेक्टिव होगा। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखो एंड कंफर्म करो क्लियर हुआ? ध्यान से देखो प्लीज। सर t/a की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी जो हमने चूज किया वो डिफेक्टिव है गिवन दैट वो ए ने बनाया। इसका मतलब तो ये जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव गिवन दैट ए ने मैन्युफैक्चर किया। ओके सर, ठीक है ठीक है। तो मतलब क्या है कि ए ने जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके अंदर से कितने चांसेस हैं उस चीज के डिफेक्टिव होने के, तो वो तो गिवन है हमें कि ए ने जितने भी मैन्युफैक्चर करता है उसके 5% डिफेक्टिव होते हैं, तो 5/100 आ जाएगा। बात समझे? यस सर। गुड। हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। सर क्लियर है सभी? सान्या, संभव,
क्लियर हुआ? यस सर। कैंशु? ठीक। आम्या, खुशी, कृतिश, क्लियर है? Yes, sir. राइट 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 राइट, गुड गुड। ठीक है, चलो अब इसी रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो भाई, बोलो भाई। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, सीरियसली बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। चलो एक और क्वेश्चन देखो, तब तक आवाज हो सकता है नेटवर्क सही हो जाए, फिर डाउट पूछ लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, पहले क्वेश्चन सर देखो। एक बार एग्जॉस्टिव का मीनिंग दोबारा बता दो। एग्जॉस्टिव का मीनिंग आम्या होता है कि जो इवेंट्स हमारे पास हैं, क्या उनका यूनियन सारा का सारा सैंपल स्पेस जा रहा है या नहीं जा रहा। बेसिकली कोई ऐसा एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जो इनमें से किसी भी इवेंट में कवर ना हुआ हो। जैसे मान लो हमारे पास वही डाई को रोल किया हमने, 1 2 को पकड़ के एक इवेंट बना दिया, 3 4 5 को पकड़ के एक इवेंट बना दिया, और 6 एज इट इज बैठा है। तो क्या इन दोनों का जो इवेंट्स का जो यूनियन है, ये पूरा सैंपल स्पेस होगा? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 6 एज इट इज बैठा है। 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट में नहीं आ रहा, कवर नहीं हो रहा। तो इन दोनों को हम एग्जॉस्टिव नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर 6 इधर आ जाए या इधर आ जाए, अब ये एग्जॉस्टिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका यूनियन जो है फिर वो पूरा का पूरा सैंपल। एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा सैंपल स्पेस एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। ओके सर। ठीक, हाँ जी, और कोई डाउट? चलो अब आगे देखो जरा। ठीक है, ध्यान से देखना। अ बॉक्स हैज 5 blue and 4 red balls. ठीक है, one ball is drawn at random and not replaced. एक बॉल निकाली और उसको वापस नहीं डाला हमने। ठीक है, इट्स कलर इज ऑल्सो ओके, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। देन another ball is drawn. ठीक है, what is the probability of second ball being blue? ठीक है, पूरा क्वेश्चन दोबारा देखो। हमने पहली बॉल निकाली, ठीक है, और उसको वापस नहीं डाला। फिर हमने दूसरी बॉल निकाली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो दूसरी बॉल आई है, राइट, वो ब्लू होगी। अब यार ये सोचो कि टोटल स्टार्टिंग में क्या कंडीशन है हमारे पास बैग में, 5 ब्लू एंड 4 रेड बॉल्स। ठीक है, 5 ब्लू एंड 4 रेड बॉल्स। ठीक, अच्छा, अब क्या चीज है कि अगर तो पहली बॉल ब्लू आई, अगर पहली बॉल ब्लू आई, तो पूरा का पूरा बैग का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? 4 ब्लू बचेंगे क्योंकि उसको वापस नहीं डाला हमने पहली बॉल को, एंड 4 रेड हो जाएंगी। एंड अगर पहली वाली रेड निकाली है हमने, तो क्या हो जाएगा? 5 ब्लू बचेंगी एंड 3 रेड बचेंगी। अब इसके बाद सेकंड बॉल के ब्लू आने के चांसेस क्या हो जाएंगे? 4 बाय टोटल 8। अब यहां से रेड ब्लू बॉल निकालने के चांसेस क्या हो जाएंगे? 5 बाय 8। यानी कि पहली बॉल के ऊपर डिपेंड करता है कि सेकंड बॉल के ब्लू के आने के चांसेस क्या है, या तो वो 4 बाय 8 रहेंगे या तो 5 बाय 8 रहेंगे, तो वो अलग अलग चांसेस होंगे, राइट। तो इसलिए मैं इसका डेफिनेट स्टार्टिंग में आंसर नहीं बोल सकता। अब सेकंड के ब्लू आने के चांसेस जो हैं वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट वाली जो है वो ब्लू आई थी या फर्स्ट वाली रेड आई थी। यानी कि ब्लू की टोटल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन कि पहली वाली ब्लू आई थी या फिर रेड आई थी। अब हमने क्या किया, टोटल सैंपल स्पेस जो है, राइट, उसको हमने दो इवेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। ए इवेंट कि फर्स्ट बॉल जो है
फर्स्ट बॉल इज रेड, बी इवेंट है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लू। ठीक है, फर्स्ट बॉल जो हमने ड्रॉ की वो रेड है, बी इवेंट है फर्स्ट बॉल जो हमने ड्रॉ की वो ब्लू है। ठीक है, अच्छा अब जो सेकंड बॉल मैं निकाल रहा हूं वो उसके ब्लू होने के चांसेस क्या होंगे, या तो वो ए के थ्रू हो जाए, मतलब कि फर्स्ट बॉल इज रेड एंड देन सेकंड इज ब्लू, या फिर वो बी के थ्रू हो जाए, मतलब फर्स्ट इज ब्लू एंड ऑल्सो सेकंड इज ब्लू। ठीक है, तो अब सेकंड बॉल के रेड आने के चांसेस ढूंढने हैं, सेकंड बॉल इज सॉरी सेकंड बॉल के ब्लू के चांसेस ढूंढने हैं। तो सेकंड बॉल ब्लू के चांसेस क्या हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल इज ब्लू इज प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज ब्लू एंड सेकंड इज ब्लू। ठीक है, पहली रेड आई है उसके बाद सेकंड ब्लू आ रही है, या फिर फर्स्ट ब्लू आई है उसके बाद सेकंड ब्लू आ रही है। तो सेकंड ब्लू आने के जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करेगा फर्स्ट वाली के ऊपर। अब यहां पे अगेन क्या लगाएंगे हम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज रेड इनटू प्रोबेबिलिटी सेकंड इज ब्लू गिवन दैट फर्स्ट वाज रेड, प्लस प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज ब्लू इनटू प्रोबेबिलिटी सेकंड इज ब्लू गिवन दैट फर्स्ट इज ब्लू। अब फर्स्ट के रेड आने के चांसेस क्या है, अब देखो इनिशियल कंडीशन तो ये है, तो यहां पर एक बॉल सिलेक्ट की उसके रेड आने के चांसेस क्या है 4/9, राइट, तो इधर आ जाएगा 4/9 इनटू, अब फर्स्ट बॉल रेड आ गई, तो फर्स्ट बॉल के रेड आने के बाद कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी, अब इसके अंदर ब्लू आने के चांसेस क्या है 5/8, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 5/8 प्लस फर्स्ट बॉल के ब्लू आने के चांसेस क्या है, तो फर्स्ट बॉल के ब्लू आने के चांसेस क्या है कि इधर से ब्लू बॉल सिलेक्ट की 5 टोटल 9, तो 5/9 इनटू फर्स्ट बॉल के सॉरी सेकंड बॉल के ब्लू आने के चांसेस गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लू, तो फर्स्ट बॉल अगर ब्लू आ चुकी है, अब इसके अंदर से सेकंड बॉल ब्लू आने के चांसेस क्या है 1/2 यानी कि 4/8, तो इधर आ जाएगा 4/8, तो क्या चला गया 4 5 द 20 प्लस 4 5 द 20 डिवाइडेड बाय 8 9 द 72, दैट इज 40/72, 4 पे कटा 10, 4 पे कटा 18, ठीक है, 2 पे कटा 5, 2 पे कटा 9, तो 5/9 इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल विल बी ब्लू। हाँ जी, ध्यान से क्वेश्चन को चेक करो, कहीं पे भी इन केसेस में डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, शाबाश। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ एक करने के लिए, ठीक है, वो करो, एंड इनकी नेटवर्क प्रॉब्लम थी उनको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। चलो शाबाश, ध्यान से करना है क्वेश्चन, ठीक है, सोच समझ के करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर क्या चीज हो रही है कि एनी रैंडम डे, एनी डे या तो स्ट्राइक होगी या तो स्ट्राइक नहीं होगी। अब स्ट्राइक हुई तो वर्क टाइम पे कंप्लीट हुआ, कंप्लीटेड ऑन टाइम, एंड स्ट्राइक नहीं हुई तो कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो टाइम पे काम होने के तरीके क्या हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो वर्क है कंप्लीटेड ऑन टाइम इज प्रोबेबिलिटी इट इज स्ट्राइक एंड कंप्लीटेड ऑन टाइम प्लस प्रोबेबिलिटी इट इज नॉट स्ट्राइक एंड कंप्लीटेड ऑन टाइम। इसके दो तरीके, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक एंड कंप्लीटेड ऑन टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्ट्राइक एंड कंप्लीटेड ऑन टाइम। So that would be probability of strike into probability of completed on time given that it is strike plus probability of completed no strike into probability of completed on time and given that it is no strike. ठीक है, given that it is no strike. तो अब स्ट्राइक होने के चांसेस क्या हैं, उन्होंने दे रखा है 0.65 into probability of completed on time given that it is strike. So completion given that it is strike, there is a strike and completed on time is 0.32. So into 0.32 plus strike ना होने के chances क्या, obviously 0.35, 1 minus 0.65 into अब completed on time होने के chances क्या है कि अगर वो strike नहीं है 0.8 तो into 0.80, तो इसकी टोटल जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.488।
सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ उस दिन स्ट्राइक होगी या नहीं होगी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि उसके काम के कंप्लीट टाइम पे कंप्लीट होने के चांसेस क्या हैं। हाँ जी, किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, ध्यान से देखो जरा, कोई भी डाउट है तो प्लीज। ओके ओके अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से इसको देखना एंड ध्यान से करना प्लीज। ठीक है, देखो ठीक है, बैग 1 contains 3 red and 4 black balls while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. अब one ball is drawn at random from one of these bags. बेसिकली पहले दोनों बैग में से एक बैग को सिलेक्ट किया, फिर उसमें से एक बॉल को रैंडमली ड्रॉ किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग रेड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो जो बॉल हमने ड्रॉ की वो रेड होगी? ध्यान से सोचो। देखो अब इसके लिए क्या करोगे कि बैग 1 है हमारे पास, बैग 2 है, ठीक है, तो जो रेड बॉल आएगी, राइट, इसके अंदर बैग 1 के अंदर क्या है, 3 रेड एंड 4 ब्लैक, एंड बैग 2 के अंदर क्या है, 4 ब्लैक, सॉरी 5 रेड एंड 6 ब्लैक, राइट, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब यार सबसे पहले तो एक बैग हमने रैंडमली सिलेक्ट किया, अब वो देखो दो बैग्स में से एक बैग को रैंडमली सिलेक्ट करने के चांसेस क्या हो जाएंगे? हाँ भाई रुद्राक्ष, दो बैग में से सर 1/2 1/2, राइट, तो बैग 1 के सिलेक्ट होने के 1/2, इसके भी होने के 1/2। अब इसके अंदर से रेड बॉल सिलेक्ट होने के चांसेस 3/7, इसके अंदर से रेड बॉल सिलेक्ट होने के चांसेस 5/11। ये चीज समझ में आई? तो फाइनली जो रेड बॉल आएगी वो बैग 1 में से भी आ सकते हैं, बैग 2 में से आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फाइनल बॉल बीइंग रेड इज प्रोबेबिलिटी बैग 1 is selected and the selected ball is red, or probability bag 2 is selected and selected ball is being red। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी बैग 1 is selected into probability red ball given that it is bag 1 plus probability bag 2 into probability red given that it is bag 2। so that is bag 1 के सिलेक्ट होने के चांसेस हाफ, अब बैग 1 से रेड बॉल के सिलेक्ट होने के चांसेस 3/7 प्लस सेकंड बैग का सिलेक्ट होने के चांसेस हाफ, सेकंड बैग में से रेड बॉल सिलेक्ट होने के चांसेस 5/11, तो हाफ कॉमन आया, तो 3/7 प्लस 5/11, so that is 1/2 into 33 plus 7 3 are 35 divided by 77, so this is 68/77 और एक नीचे 2 कटा 34, so final answer is 34/77। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ? वो 68 की जगह कैसे आना था वो? यस सर, वही मैंने बैक की कॉन्फ़िगरेशन वो नहीं की थी, प्रोबेबिलिटी मिल गए थे, बिल्कुल वो समझ गया था मैं। ठीक है, चलो, तो ये था तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब जो बेस थ्योरम है ना, वो इसी का एक स्टेप आगे है, सब कुछ A to Z यही यूज होगा। ठीक है, तो इसका प्लीज होमवर्क कर लेना, क्योंकि जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है उतना ही बेस थ्योरम है, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा उतना ही बेस थ्योरम तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चलो, वी आर डन फॉर द डे, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।